नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और सबसे पहले बुलेटिन में बात भोपाल की, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आग लगने से पति पत्नी जिंदा जल गए। आग से जलकर घर का पूरा सामान राख हो गया। तो वहीं बिस्तर पर पति पत्नी की हड्डियों की राख मिली है, जिसे पोटलियों में बांधकर पुलिस जांच के लिए ले गई है। पूरा मामला मिसरोद थाना क्षेत्र के जाटखेड़ी का है। घर से धुआं निकलता देख पड़ोसियों ने परिवार और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। तो वहीं परिजन दरवाजा तोड़कर घर के अंदर पहुंचे तो देखा गया कि बिस्तर पर सतीश और आम्रपाली के शव झुलसे पड़े हैं। वहीं आग से पूरे घर का सामान जल चुका था। पुलिस दोनों के शव को पोटली में बांधकर जांच के लिए ले गई है। हत्या, आत्महत्या, हादसा, सभी एंगल से मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो भोपाल का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर पति पत्नी जिंदा जले हैं। उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि आखिर किन्हीं कारणों से ये पूरा घटनाक्रम पेश आया है। हादसा है, आत्महत्या है, हत्या है, सभी एंगल पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। जाटखेड़ी में एक कमरे का एक मकान है, जिसमें कुछ आग की धुआं निकल रही है। तो आस पड़ोस के लोगों ने और वहाँ के परिजनों ने जाके दरवाजा धक्का देके खोला तो देखा उसमें सतीश बिराड़े और उसकी पत्नी आम्रपाली, दोनों पति पत्नी, लगभग 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। ये दोनों वहाँ अलग रहते थे कमरे में। तो वो दोनों ही वहाँ पे आग लगने के कारण जलकर दोनों की मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट पर से मर्ग कायम किया गया है और जांच में लिया गया। राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना इलाके से एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है। जाटखेड़ी इलाके में एक दंपति जो इस घर में रहते थे, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर उनकी जलने से मौत हो गई। हालांकि फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि ये जो पूरी घटना है वो हत्या है, आत्महत्या है या फिर महज एक हादसा है। पुलिस तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे घर की जो गृहस्थी है वो जलकर खाक हो गई है। चाहे वो किचन का सामान हो, रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान हो, कपड़े हों। और यही वो जगह है जहां पर बताया जा रहा है कि पलंग था, इसी पर जो दंपति हैं वो सो रहे थे और यहीं पे उनकी जलने से मौत हो गई। इसी घर के आसपास उनके अन्य रिश्तेदार जो हैं वो भी रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने जो भी यहाँ से अवशेष मिले हैं, चाहे वो फिर बची हुई हड्डियां हो या कुछ और चीज़ें हों, क्योंकि शव पूरी तरीके से दोनों के ही जो हैं वो जल गए थे और बहुत कुछ यहाँ से बरामदगी तो नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और यहाँ पर तमाम चीज़ों को, तमाम सबूतों को, तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। जो परिजन हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो आजू बाजू के रहने वाले लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे भी इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं और कब तक इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिलती है। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर डबरा में बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की है। यहां पर कार से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायर किए, जिसमें भरत साहू नाम के शख्स को गोली लगी। हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती हैं। पूरी घटना लक्ष्मणपुरा इलाके की बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, बेखौफ बदमाश हाथ में बंदूक लिए यहां पर फायर करता है। कार से ये सभी बदमाश आए थे और यहां पर फायरिंग इनके द्वारा की गई है और युवक बुरी तरह से घायल भी है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। आए दिन ग्वालियर से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं प्रशासन की कार्यशैली पर भी और जिस तरह से ये बदमाश बेखौफ हो रहे हैं उस पर भी। तो ग्वालियर में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो गवाही दे रही हैं कि यहां पर किसी भी तरह का बदमाशों में कोई डर नहीं। डबरा में कार में सवार बदमाशों ने फायरिंग की। पहली तस्वीर, बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शख्स घायल भी हुआ है, जिससे इलाके में दहशत है। तो वहीं कैफे में पिज्जा के लिए बदमाशों ने फायरिंग की। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस मामले के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं तीसरी तस्वीर जो है, यहां पर मोमोज बेचने वाले युवक पर बदमाशों ने पैसे मांगने पर फेविकोल फेंक दिया। 3 तस्वीरें आपके सामने ग्वालियर की।
तो ग्वालियर का ही जिक्र करते हैं। बाइक सवार बदमाशों ने मोमोज का ठेला लगाने वाले युवक पर फेविकोल डाल दिया। दरअसल मोमोज का पैसा मांगने को लेकर बदमाशों और युवक के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की फिलहाल अभी तलाश कर रही है। तो पैसा मांगा, फेविकोल डाल दिया बदमाशों ने युवक के ऊपर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरा घटनाक्रम जो है पैसों के विवाद को लेकर के हुआ। रफ्तार की बात करते हैं। बालाघाट में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दो बाइकों की जोरदार टक्कर हुई, 3 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। बता दें जरा मोगांव रोड की यह घटना है, जहां पर रफ्तार का एक बार फिर से कहर देखने को मिला। 2 बाइकों की जोरदार टक्कर, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हुई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जरहा मोगांव रोड की यह घटना बताई जा रही है। ये गौरी किन के घर के पास ये गौरी किन के घर के पास। और अब बात इंदौर की, जहां पर मेयर एंड काउंसिल सदस्य मनीष शर्मा ने निगम कमिश्नर को पत्र लिखा है, जिसमें मुस्लिम इलाकों में वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। साथ ही इन इलाकों में अवैध मकान, अस्थायी मीट की दुकान, अवैध नल कनेक्शन की जानकारी भी 7 दिनों के अंदर मांगी है। तो वहीं मनीष शर्मा के इस पत्र पर इंदौर में सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने वर्ग विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया है। मनीष मामा जी, कि आपको ऐसी कौन सी जानकारी लगी कि इन क्षेत्र में कोई भी टैक्स नहीं भरा जाता, यहाँ पे सब तरह का बकाया है, और आपने सिर्फ अल्पसंख्यक क्षेत्रों को क्यों चुना? पूरे शहर की जानकारी लीजिए। राजस्व पूरे शहर के लिए जरूरी है। जहां भी राजस्व नहीं मिल रहा है, जहां से भी राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही, उन पर कार्रवाई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मेयर एंड काउंसिल सदस्य मनीष शर्मा ने निगम कमिश्नर को पत्र लिखा है और मुस्लिम इलाकों में अब कार्रवाई जो हुई है, वाटर टैक्स को लेकर के हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हो, इसकी भी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहां पर अवैध दुकानें चलाई जा रही हैं, अस्थायी मीट दुकानें हैं, इसको लेकर भी जानकारी मांगी है। हालांकि सवाल यहां पर उठना लाजमी है कि आखिर सिर्फ मुस्लिम इलाकों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, और इसको लेकर के अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सवाल उठना लाजमी है, और इस वक्त उस पत्र पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब देखिए, अगर छतरीपुरा की बात करें तो दीपावली के अगले दिन छतरीपुरा में पटाखे को लेकर विवाद हुआ था। उस पूरे मामले में सियासत चल रही थी। उस बीच ही अचानक से मस्जिद के बाहर एक जो पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर पर बड़ा बवाल हुआ। तो कई दिनों तक इंदौर में इन दोनों चीजों पर लगातार सियासत देखने को मिली थी। लेकिन इस बीच में अब एक पत्र सामने आया है, जिस पत्र को लिखा है मनीष शर्मा ने, जो MIC सदस्य हैं, और इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि बॉम्बे बाजार, खजराना, चंदन नगर, यानी ये जो मुस्लिम क्षेत्र के इलाके हैं, यहाँ पर नगर निगम ने अब तक कौन कौन सी कार्रवाई की है। प्रॉपर्टी टैक्स कितने भरे गए, संपत्ति टैक्स कितना नहीं भरा, अस्थायी मीट की दुकान कितनी है, अवैध निर्माण कितने किए गए, अवैध मकान कितने बने, और अवैध नल कितने हैं। अब इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। अमीनुल खान सूरी कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा है कि ये वर्ग विशेष समुदाय पर, अल्पसंख्यक को टारगेट किया गया है। क्या सिर्फ इसी इलाके में टैक्स नहीं भरा जा रहा है? अगर आप मेयर इन काउंसिलिंग सदस्य हैं तो आपको पूरे शहर की चिंता होनी चाहिए थी। पूरे शहर के लिए पत्र आपका होना चाहिए था। उन स्थानों का भी जिक्र होना चाहिए था जहां पर दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीष मामा चुनाव प्रचार के लिए नागपुर गए हुए, महाराष्ट्र में है, और उन्होंने अपनी बात रखी है। उनका भी बयान सामने आया है कि उन्होंने इन जगह का नाम इसलिए लिखा है, इन स्थानों का इसलिए उल्लेख किया क्योंकि लगातार उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि यहां पर ऐसे कई मकान जहां पर अवैध नल कनेक्शन है, कई ऐसी दुकानें जो अवैध हैं, इनलीगल रूप से दुकानें चल रही है, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक पत्र लिखकर जानकारी मांगा है। अगर जो लोग सही है, जिनके मकान सही है, जिनकी दुकानें सही है, जिन्होंने टैक्स भरा है, तो उसकी भी जानकारी मिलेगी, और जिन्होंने नहीं भरा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट लहजों में कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर अगर जवाब नगर निगम से मिल गया तो ठीक है, वरना खुद इसका जवाब तलाशने के लिए वह इन क्षेत्रों में जाने वाले। कहीं ना कहीं मनीष शर्मा ने जो पत्र लिखा है, उस पत्र पर बड़ी सियासत देखने को मिल रही है, और कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर भी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश।
एमपी में बिरसा मुंडा की जयंती पर सियासत अब तेज हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार से कई सारे सवाल किए हैं। सिंगार ने सरकार से पैसा एक्ट को सही से लागू करने, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा और विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित करने की मांग को लेकर भी सवाल किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आखिर एमपी की सरकार आदिवासियों को हक कब दिलाएगी। सरकार आदिवासियों के लिए बड़े आयोजन तो करती है, लेकिन आदिवासियों के विकास की बात कहाँ करती है। प्रदेश के अंदर जो स्थिति है प्रदेश में आदिवासियों की, आदिवासी युवाओं को जो छात्रवृत्ति मिलती उन्हें समय पे नहीं मिलती, क्या इनको समय पे मिलेगी ये बताएं। क्या पेशा कानून आदिवासी क्षेत्र के अंदर उसका क्रियान्वयन सही तरह से हो, ये आप सुनिश्चित कब करेंगे। ये 9 अगस्त को छुट्टी नहीं दी थी विश्व आदिवासी दिवस को लेकर, क्या सरकार इस पर छुट्टी घोषित करेगी, ये भी इसकी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हर बार सियासत इस मुद्दे पर होती है बिरसा मुंडा की जयंती पर, और आज फिर से हम सियासत देख रहे हैं। कई सारे सवाल कांग्रेस बीजेपी से पूछ रही है कि सिर्फ लड़ाई की बातें होती ही हैं, आखिर हक की बात कब होगी, हक आदिवासियों को कब मिलेगा उनका। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है वो विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो है वो आदिवासी दिवस मनाती है। लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के दिन वो आज जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, और इसी क्रम में मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आज गौरव जनजातीय दिवस मना रही है और कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष जो कि एक बड़े आदिवासी नेता भी हैं, धार से आते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने तमाम सवाल जो है वो बीजेपी सरकार से पूछे। कहा है कि पैसा एक्ट लागू तो कर दिया गया, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन पर लगातार दबंग जो है वो कब्जे कर रहे हैं, आदिवासी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको जो छात्रवृत्ति है वो समय पर नहीं मिल रही है, पीएम आवास का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, उन्हें सीधे तौर पर उनके जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल रहे हैं। केवल बड़े बड़े आयोजन करके अपने आप को आदिवासी हितैषी होने का दावा जो है वो बीजेपी करती है। इस तरह का आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष वो लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से मैं बात करूं तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी पलटवार किया और कहा है कि आजादी के लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन कभी भी जनजातीय समाज को उनका स्थान नहीं मिला। मध्य प्रदेश की सरकार है जिसने पैसा एक्ट लागू किया। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है। आज बिरसा मुंडा की जयंती तो मनाई जा रही है, पर इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अब उमंग सिंगार जी कह रहे हैं कि आखिर आदिवासियों का हक जो है सरकार कब दिलाएगी। मुझे लगता है ये सवाल तो उमंग सिंगार को राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए, जो देश को बांटने की कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनके बाप दादाओं की सरकारें इस देश में लंबे समय तक रही। दादी इंदिरा जी के पिता नेहरू जी, राहुल जी के पिताजी राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, और उन लोगों ने जितना अन्याय हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ किया उसकी कहीं जीवन प्रमाण नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, और नरेंद्र मोदी की सरकार आज 15 नवंबर को जब भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती वो उसकी जन्म जयंती की बातचीत करती है, पर देश में बहुत सारी नेहरू जयंती बनती है, इंदिरा जयंती बनती है, राजीव जयंती बनती है, पर भगवान बिरसा मुंडा का स्मरण कभी नहीं आता। एक परिवार को स्थापित करने के लिए बाकी सारे नायक नायिकाओं मान प्रतिमान को पीछे छोड़ दिया। पैसा एक्ट का प्रावधान मध्य प्रदेश में किसने मना किया था लागू करने के लिए? उमंग सिंगार जी तो मंत्री भी थे पिछली कमलनाथ की सरकार में, जिन्होंने अपनी सरकार पर आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह पर लूट खसोट भ्रष्टाचार माफियागिरी के। क्यों घर घर राशन की जो व्यवस्था बीजेपी सरकार ने करी वो नहीं करी? आज मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी वर्ग के भाई बहनों की सिकल सेल एनीमिया, जो उनकी हेल्थ का बड़ा इशू, पर मध्य की बीजेपी की सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार उसमें सहायता दे रही है। आदिवासी भाई बहनों की शिक्षा, यदि स्कूल से लेकर विदेश तक की पढ़ाई है, IAS IPS की तैयारी है, मेडिकल की एजुकेशन है, इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, सरकार उन बच्चों को प्रोत्साहन दे रही है। घर घर राशन की योजना हमने बनाई। घर घर राशन की योजना के लिए जो वाहन की व्यवस्था है वो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए, उसमें ऋण की गारंटी सरकार दे रही है। और पैसा एक्ट के प्रावधान लागू करके मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने उनको वो सारे अधिकार प्राप्त किए जो लंबे समय से जिसकी डिमांड होती थी, जो कांग्रेस के लोगों ने पूरे नहीं किए। ठीक, जवाब ले लेते हैं। मिथुन जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। मिथुन जी, बहुत स्वागत है। उमंग सिंगार जी सवाल तो उठा रहे हैं बिरसा मुंडा जयंती पर, आदिवासियों के हक की बात कर रहे हैं, पर बीजेपी कह रही है अधिकारों का हनन तो आप लोगों ने किया ना, हमने उनके अधिकार उनको दिलाए हैं, उनके लिए काम किया है। देखिए, भाजपा को जानकारी नहीं है, भाजपा को ये जानकारी नहीं है कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हर सदन में रहेगा, विधानसभा में रहेगा, राज्य लोकसभा में रहेगा, हर जगह ST समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था हमने की, हर नौकरी में रहेगा उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था हमने की।
उस पर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो SC/ST एक्ट की व्यवस्था हम लोगों ने की। भारतीय जनता पार्टी तो अभी 2 दिन पहले तक इन्होंने आदिवासियों को गोली मारी है, ये आदिवासियों की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करती है, आदिवासियों के साथ बलात्कार करती है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करती है और उन पर हो रहे अत्याचारों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। SC/ST एक्ट को बिल्कुल इन्होंने नल कर दिया है। समय चूंकि कम है, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, राजगढ़ का जिक्र करते हैं। डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। राजेश सोरते पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप है। बता दें, राजगढ़ जिले की पचोर तहसील में पदस्थ महिला ने डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत महिला ने IG भोपाल से की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी कलेक्टर पर मामला दर्ज हुआ है। भिंड का जिक्र करते हैं। पुलिस ने हाई प्रोफाइल विष्णु यादव हत्याकांड के फरार 3 आरोपियों को धर दबोचा है। बता दें, आरोपियों ने 2 नवंबर को गोली मारकर विष्णु यादव को मौत के घाट उतार दिया था। भिंड SP ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किए निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 3 आरोपी हैं अभी तोमर, आशु तोमर और भैयू उर्फ उपेंद्र यादव। इनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। तो वहीं हत्याकांड के 4 आरोपी अब भी फरार हैं, तलाश जारी है। खबर हरदा से है, जहां पर नीमा गांव में बुजुर्ग ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। बुजुर्ग की मौत से नाराज परिजनों ने शव को लेकर कलेक्टर निवास के पास चक्का जाम किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग खेत के रास्ते को लेकर हुए विवाद से परेशान था। परिजनों का आरोप है कि तहसीलदार ने बुजुर्ग की जमीन को सरकारी बताकर उसे परेशान लगातार कर रहा था। उज्जैन के महाकाल मंदिर की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID बैंड के जरिए प्रवेश दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। मंदिर समिति के मुताबिक इससे भस्म आरती में श्रद्धालुओं की एंट्री को लेकर मिल रही शिकायतों पर रोक लगाई जाएगी। RFID बैंड कागज के हैं, जिसमें एक QR कोड होगा, जिसका एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। और आइए अब देखेंगे MP टॉप 20।